बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, दिन का आगाज़ भी बहुत अच्छा किया होगा जी। सो नाज़रीन, सबकी नज़रें आजकल एक ही फैसले पर हैं, न्यूज़ चैनल्स पर हैं, क्योंकि एक के बाद एक डेवलपमेंट हो रही है और आप कुछ भी चीज़ अगर एक मिनट के लिए भी न्यूज़ चैनल चेंज कर दें तो ये चीज़ें आपकी नज़रों से ओझल हो जाती हैं और मिस हो जाती हैं। सो आजकल हर कोई एक ही बात डिस्कस करता नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सियासी मंजरनामा जो है ये हलचल का शिकार है। तो आज सबकी नज़रें हैं, जो बड़ा फ़ैसला होने जा रहा है वज़ीर आला पंजाब के हवाले से 11:30 बजे का वक्त है। तो जी आगे चलकर आपके साथ भी ज़रूर हम अपडेट शेयर करते रहेंगे अपने शो में। आज के शो में ख़बरें भी हैं और इसके साथ साथ कुछ मेहमान भी आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं, हमारा पहला सेगमेंट होता है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम क्या है, आप तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकामुल हाकिमीन कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु। यहाँ पर यह बात समझने वाली है कि अल्लाह पाक ने खिताब मोमिनीन के साथ फरमाया है, और मोमिन तो वैसे ही अल्लाह की हर एक मानता है। हुक्म हुआ है सब्र करो, और सब्र कैसे करना है, सब्र करने का हक़ अदा करना है। हम ज़िंदगी के किसी भी मामले में सब्र करते हैं तो चंद लम्ही अपनी कैफियत को हम चंद लम्हाती अपनी कैफियत को हम सब्र समझते हैं, लेकिन लम्हाती कैफियत का नाम सब्र नहीं है। अगर कोई आपके साथ ज़्यादती करता है उसको मुस्तकिल बर्दाश्त करने का नाम भी सब्र है। अगर किसी भी मामले में कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है लेकिन माशरती एतबार से वो बेहतर है, उसके साथ चिमटे रहने का नाम सब्र है। आप किसी बीमारी का शिकार हैं तो हज़रत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पढ़िए, आपको पता चले कि मुजस्समा सब्र क्या होता है। और सब्र बड़ी दौलत है। सब्र करने वाले के दिल को ग़िना मिलती है, ताकत मिलती है, रहमत और हरारत उसके दिल को नसीब हो जाती है। अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी में सब्र करने की तलकीन की, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सब्र करके दिखाया। अहले बैत इत्तहार की अगर पूरी ज़िंदगी पढ़ें या वाक़या करबला मेरी और आपकी निगाहों से गुज़रे तो ये सब्र का सबसे बड़ा सबूत है। हर मामले में सब्र करना है, अल्लाह की रज़ा से अपने ताल्लुक़ को कायम रखना है। वस्सलाम। जी नाज़रीन, ये थी जी आज की अच्छी बात आप तक पहुंचा दी है। जी खबरें कौन सी आज हमारे पास है। सबसे पहली खबर, समाअत आज फिर सुबह 11:30 बजे होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट हमजा शहबाज की किस्मत का फैसला आज करेगी। बिजली सारिफिन से बिलों में सेल्स टैक्स की वसूली का फैसला, 20,000 रुपये तक सेल्स टैक्स लिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट की सहूलत के लिए मजीद बसें सड़कों पर लाने का फैसला, शहर समेत दीगर इलाकों में मजीद बसें फराहम की जाएंगी। और एलडीए में जाली एनओसी रजिस्ट्री प्लेसमेंट का स्कैंडल, डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोसेस के मुकम्मल करने का नया रिकॉर्ड। तो नाज़रीन, ये है आज की खबरें। इनकी डिटेल्स क्या हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर उमर असलम और रिजवान नकवी मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे ने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आजकल तो उमर जो हैं वो सिर्फ बिजी नहीं बल्कि शदीद बिजी होंगे, क्योंकि मैंने जैसे कहा है कि पलक झपकते ही कोई डेवलपमेंट हो जाती है और आपको पता नहीं चलता। खबर पहली हमारी है जी फुल कोर्ट के हवाले से। ये है जी बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद, सुप्रीम कोर्ट हमजा की किस्मत का फैसला आज करने जा रही है। वक्त है जी 11:30 बजे का। जी उमर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस खबर में थोड़ा सा रखता हूँ, हमजा नहीं पंजाब की किस्मत का समझे आप फैसला करने जा रही हैं, क्योंकि पंजाब रिजवान साहब बैठे हैं, आप बैठी हैं, और जो देख रहे हैं लोग, मैं समझता हूँ 4 से 6 महीने से मजाक बना हुआ है। बिल्कुल, 3 से 4 महीने जितना अप्रैल से जो है सारा सिलसिला हम देख रहे हैं, कभी फैसला ही नहीं हो पाता। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बनते हैं, शाम में कुछ हो रहा है, वो महदूद कर दिए जाते हैं उनके इख्तियारात, फिर उसके बाद पता चलता है कि फिर वो अदालत में चले गए हैं। एक अजीब तमाशा लगा हुआ है इस सूबे के हवाले से। अगर बात करें कि पाकिस्तान का एक अहम बड़ा सूबा है जो पाकिस्तान के मुल्की फ़ैसले करने में जो है वो अहम किरदार अदा करता है, और जब यहाँ के हम सरबराह की बात करते हैं तो वो उसका इलेक्शन पहले तो हो नहीं पाता, अदालती अहकामात के बाद जो है वो इलेक्शन होता है, और उसके बाद हमजा शहबाज वज़ीर आला बन जाते हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि ज़िमनी इलेक्शन है, फिर परवेज़ इलाही साहब नहीं मानते, वो लहदा इजलास बुलाते हैं।
उसके बाद फिर अदालत में जाते हैं, फिर फैसला होता है। जब 22 जुलाई को आज से 4 रोज़ कबल 3 रोज़ कबल जुम्मे के दिन जब इलेक्शन होता है तो उसमें एक जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है वो वोटिंग होती है। उस वोटिंग में जब मुस्लिम लीग काफ के जो सरबरा हैं चौधरी शुजात हुसैन, उनका एक ख़त दिखाया जाता है कि उनके 10 वोट कास्ट नहीं होंगे, लेकिन उसको चैलेंज कर दिया जाता है। और रिजवान साहब, हम उस दिन कवरेज कर रहे थे पंजाब असम्बली में, मुझे याद है जब ये फैसला हुआ तो मैंने देखा, हमने फिर वीडियोज़ में देखा, आपने भी है ना देखा होगा कि कारकुनान जो हैं सियासी जमात के वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की दीवारों पर चढ़ गए। देखिए आप यहाँ पे क्या सिस्टम लेकर आ रहे हैं। उसके बाद उस दिन से वो रात 2-2:30 बजे, जो भी 2 बजे या 1:30 बजे वट एवर, तो उस वक्त वो दरख्वास्त मसूल की जाती है। उसके बाद से हेयरिंग चल रही है और मोस्ट प्रोबेबली आज फैसला आ जाएगा या कल आ जाएगा, जब भी चीज़ अदालत की मर्ज़ी होगी, लेकिन आज चांसेस हैं। लेकिन इस हवाले से अगर अभी बात करें, तमाम काम ठप होकर रह गए हैं। आप किसी भी बात की करें, इस वक्त लोगों की तवज्जो और मरकज़ जो है वो सिर्फ एक बात पर है कि किसकी हुकूमत बनने जा रही है। अब रिमार्क्स मैंने अखबार इसीलिए रखा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स वैसे ही पढ़ने चाहिए। उसमें ये कहा कि फुल कोर्ट की जो एक दरख्वास्त की गई थी तो उसका मुस्तरद कर दिया गया। तो बड़ा क्लियर कैटेगोरिकली, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कल सारा दिन यही आप समझे 10 दिन से प्राइम मिनिस्टर साहब यही काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली पंजाब का फैसला है और अगर पंजाब उनके हाथ से चला जाता है तो बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरा, वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो जरदारी और बकाया जो उनके इत्तेहादी हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कहा कि फुल कोड बनाना चाहिए। क्यों नहीं बना रहे, उस पर उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकिन ये भी सवाल उठाया गया ना कि फुल कोड बनाई जाती है बहुत ही संजीदा मामलों पर, तो ये इतना पंजाब की अवाम का इतना बड़ा फैसला है और अब आप इससे बड़ा मतलब बात अगर संजीदगी की करें। मैं एक रिमार्क्स पढ़ना चाह रहा था, मैंने इसीलिए अखबार अपने हाथ में रखा हुआ है कि तातीलात के दौरान फुल कोर्ट कैसे बना दे, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। मामले का बुनियादी कानूनी सवाल है कि अरकान को हदायत पार्टी सरबराह दे सकता है या नहीं। ये रिमार्क्स है, ये मैंने जो इस खबर के मुताबिक। अब देखिए, पार्टी सरबराह तो हेड होता है और ऑब्वियसली अगर आप भी काम कर रहे हैं या मैं काम कर रहा हूँ या देखने वाले, तो सरबराही की बात मानी जाती है। लेकिन ठीक है, अदालत अगर ये फैसला कर रही है, क्योंकि अदालत में है तो उस पर तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ठीक है, अब ये केस चल रहा है, लेकिन इसकी वजह से आप देखें तमाम रिजवान भाई अभी और ब्रीफ करेंगे जो ब्यूरोक्रेसी के हालात हैं। कोई बंदा काम नहीं कर रहा, उसे पता ही नहीं। मैंने वो तो जी हम बहुत देर से मामला यही चल रहा है कि हर कोई जो है वो इस आड़ में बैठा है कि जी जब तक हमें कोई अहकामात नहीं मिलेंगे तो हम काम नहीं कर सकते। इतना बड़ा सूबा, ये जो सियासी हलचल है, रिजवान साहब आप इसको कैसे देखते हैं? ये मामला मुझे लगता है अभी जब तक जनरल इलेक्शन नहीं होते इसी तरह से प्रोलॉन्ग रहेगा, इसी तरह से हर रोज़ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती रहेगी और इसी तरह से पंजाब के साथ ये मामला चलते रहेंगे। नुकसान देखें पब्लिक का हो रहा है। इदारे जो हैं, खा वो वफाकी इदारे हैं या प्रोविंशियल इदारे हैं, वहाँ पे काम नहीं हो रहे इस वक्त। ब्यूरोक्रेसी हाथ पे हाथ करके इस बात का वेट कर रही है कि ये पॉलिटिकल जो एक सूरत हाल बनी हुई है, इसका ऊँट किस करवट बैठता है। चूँकि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि तमाम इदारे पॉलिटिकल हैं। हर इदारा, आप एंटी करप्शन की बात करें, आप पुलिस की बात करें, आप FIA की बात करें, आप नैब की बात करें, किसी भी इदारे की बात करें, सिविल सेक्रेटरी, सारे इदारे जो हैं वो सियासी हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की क्या पॉलिसी होगी, ये इस फैसले का इम्पैक्ट जो है वो बताएगा कि जो फैसला होगा उसके बाद जो है ये चीफ सेक्रेटरी इनका फैसला होगा कि इन्हें कंटिन्यू कराना है या फिर किसी और ने यहाँ पे आके सूबे को चलाना है। सही। अब सूरत हाल ये है, एंटी करप्शन है, वहाँ पे प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स के ख़िलाफ़ लोग आते हैं कंप्लेंट्स लेके, उसको भी मुकम्मल तौर पे पॉलिटिकल बना दिया गया है। जो भी पार्टी आती है बरसर इक़्तिदार पंजाब के अंदर, वो पार्टी आके अपनी मर्जी का डायरेक्टर जनरल लगाती है, उसके बाद अपोजिशन को रगड़ा लगाने का एक अमल शुरू हो जाता है और वहाँ पे सियासी नेचर के जो केसेस हैं सारा फोकस उस पर होता है। अभी आप माजी करीब की बात करें तो तमाम पॉलिटिकल केसेस जो हैं वो PTI के यहाँ पे चल रहे थे और उससे अगर आप पीछे चले जाएं 6 माह पहले तो तब नून लीग का एक फेज़ चल रहा था कि नून लीगियों को रगड़ा लगाया जा रहा था और फेक किस्म की परफॉर्मेंस शो की जा रही थी। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन सारे इदारे जो हैं वो पॉलिटिकल हैं और ये आज का जो फैसला है 11:30 बजे जिस तरह इसकी दोबारा से समाअत शुरू होगी, देखें कल भी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज जिस तरह से इस मामले को तवील किया जा रहा है और रात तक जो है वो अदालत में इसकी प्रोसीडिंग चलती रही, तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आज जो है
वो फ़ैसला देने के बाद ही जजेस साहिबान वहाँ से निकलेंगे। लेकिन उस पे बड़े रिमार्क्स का सिलसिला जारी रहा और दोनों पार्टीज़ जो हैं उनके वर्कर्स और उनकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप वो जुडिशरी के ऊपर जो है वो अपना प्रेशर जो है उसको बढ़ाते रहे ताकि अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला जो है उसे लिया जा सके। और अगर सपोज़ के PMLN के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो उन्होंने एक पहले ही स्टांस जो है एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया कि हमारी सुनवाई नहीं हुई। और कल मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से इशारे कुनाए में ये इशारे दिए गए कि जी ख़ास जजेज़ हैं जिन्हें हर बेंच में डाला जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका कि बेंच फिक्सिंग नहीं चलेगी, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड और ट्वीट भी किया हुआ, मुसलसल ट्वीट कर रहे हैं वो तो। और बिलावल की तरफ से भी ये बात जो है अलल ऐलान की गई कि अभी भी अगर ऐसा नहीं होता तो हम ये समझेंगे कि कुछ मुक़्तदर इदारे बैकडोर से अभी भी जो है ऐसे ही वो हमायत कर रहे हैं PTI की। तो ये तमाम सूरत हाल जो है इससे एक बहरान तो जन्म लेगा, जो भी फैसला आएगा दूसरी पार्टी उसे नहीं मानेगी और उसके बाद जो है वही एक एजिटेशन की ये पॉलिटिक्स, सियासी एक मैं कहूँगी झगड़ा दंगा मुश्ती चल रही है जिस पर कुछ समझ नहीं आ रही कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और वाकई आप नहीं प्रेडिक्शन दे सकते कि क्या होने वाला है क्योंकि एकदम से ऐसे पलटा खा जाती है चीजें कि आपको खुद नहीं समझ आती। मैं आपको बताऊं कि फरवरी मार्च में अगर मार्च अप्रैल में जब थे इलेक्शन इसके कंटेस्ट करवाना चाह रहे थे CM के, उस वक्त हमज़ा के पास अक्सरियत थी। अब हमज़ा शहबाज के पास अक्सरियत थी, परवेज़ इलाही ने नहीं माना, डिप्टी स्पीकर पर हमला हुआ। अब जो नून लीग क्योंकि एज बी पार्टी कवर भी मैं करता हूँ, उन्होंने भी नहीं मानना, वही हरकतें होनी हैं। आप मुझे बताएं लड़ाई झगड़े रहने हैं तो अवाम का कोई भी आपको हर रोज टीवी स्क्रीन पर बयानात नजर आ रहे हैं, ऑपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, डॉलर कहाँ पहुंच गया, महंगाई कहाँ चली गई, ये तो बातें बहुत पीछे चली गई। ये मामला पीछे रह गए हैं। अवाम परेशान आप बस देख रहे हैं कि हुकूमत क्या आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है, ऑपोजिशन क्या कह रही है, फैसले क्या हो रहे हैं और अवाम का असल मसला जो है डॉलर कहाँ पे जा रहा है, कीमतें हर चीज की, वो चीजें आप जो है वो दूर जाती जा रही हैं। हालांकि सबसे बड़ा मसला कोविड की आपके सामने सूरत हाल क्या है, अस्पतालों में लोग जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सो ये आम आवाम की जो ज़िंदगी है ये किस तरह से परेशान है ये पता नहीं। जो हुकूमत आ भी जाती है, चले इतनी वो धक्कम पेल और खींचातानी के साथ जो आ भी जाती है वो एकदम हालात ठीक कर सकेगी उम्र? देखें मैं आपको बताऊं, मुझे तो अंदाज़ा है कि इस वक्त क्या सूरत हाल, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन जो चल रही है हम कवर करने जाते हैं तो कल आप यकीन करेंगे, मैंने बताया ना जैसे PM की भी मीटिंग थी, प्राइम मिनिस्टर ने और कोई काम नहीं किया। और ऑब्वियसली अब पंजाब का फैसला अगर दोनों तरफ बिल्कुल रिजवान साहब बात ठीक करें, जब हमज़ा शहबाज के हक़ में आता रहा इन्होंने नहीं माना, PTI मुसलसल एहतजाज करती रही, काफली के एहतजाज करती रही और हमने देखा कि वो उन्होंने इजलास ही लहदा अपना एक अलहदा इजलास ऐवान इकबाल में होता था और एक इजलास होता था पंजाब असम्बली। इससे भी हटकर असल बात ये है अवाम सफ़र कर रही है ना, अवाम से मुराद ये जो लोग देख रहे हैं, आप मैं रिजवान साहब और जो हमारे साथ कैमरा मैन। अब सवाल ये ना कि मजीद और कब तक ये सिलसिला कब तक चलेगा, कब तक कोई ऐसा फैसला? ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये इलेक्शन पे ही हल होना है। आज होते हैं, इस साल इलेक्शन हो या अगले साल, क्योंकि अगर आ भी गई गवर्नमेंट वट एवर जो मर्जी है, चाहे हमजा है चाहे परवेज़ इलाही है, आप ये देख लीजिएगा कि फिर लड़ाई झगड़े। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ लोग थे जो कि सपोर्ट करते थे PTI को, कुछ थे जो नून लीग को करते थे। अब दोनों तरह के लोगों से बात कर लें, वो कहते हैं कोई भी गवर्नमेंट आए कम अज कम कोई फैसला साजी वाला तो हो, कम अज कम हम किसी से सवाल करने वाले तो हो। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात नहीं अभी वो, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं। हमेशा मैं बात करता हूँ कि एक्सट्रीमिज्म नहीं, सबसे पहले हमारी पार्टी सिर्फ पाकिस्तान होनी चाहिए, उसके बाद आप ले लें आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल किसी की भी फेवर में हो, PMLN PTI। कौन सोच रहा है कि सबसे पहले पाकिस्तान? एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए किसी भी जमात के सबसे पहले पाकिस्तान तो कोई सोच ही नहीं रहा, सभी अपनी अपनी वो एक है ना लड़ाई में लड़ रहे हैं कि बस हम कुछ कर लें। अवाम के लिए किसने कुछ करना है, सवाल तो ये है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो अगली खबर की तरफ चलेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और आ जाते हैं अब उस परेशानी की तरफ जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो आप सियासी हालात डिस्कस कर लें, मौजूदा सूरत हाल डिस्कस कर लें। इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है, लोगों की ज़िंदगी का भारी भरकम बिल आ रहे हैं और समझ नहीं लग रही है कि एक यूनिट कहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद टैक्स अलहदा से लगाए जा रहे हैं, 20,000 रुपये तक सेल्स टैक्स लिया जाएगा। बिजली के सारिफिन से बिलों में सेल्स टैक्स वसूली का फैसला कर लिया गया। रिजवान साहब क्या कहना चाहेंगे?
देखें, कल ताजरों ने इस हवाले से जो है एहतजाज भी किया और उसमें PMLN के सपोर्टर ताजर थे। ये सारा मलबा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के सर पे जाता है। ज़ाहिर है फ्यूल की प्राइसेस और फिर बिजली की प्राइसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं, या डॉलर का रेट बढ़ता है या फिर आपने गैर मुल्की कर्ज़े देने की वजह से आप अगर लोगों की जेबों से पैसे निकालते हैं, तो इसका बोझ जो है फेडरल गवर्नमेंट आवाम के कंधों पे तो डालती है, लेकिन सियासी तौर पे जो भी मुक़्तदर पार्टी होती है उसको नुकसान भी इसका बहुत होता है। और हुआ भी है, हमने देख लिया जी, हुआ है। ये देखें ना, इलेक्शन हुए तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि जी इस तरह होगा। मुख्तलिफ फैसले जो आपने किए उसमें फिर लोग जो हैं वो अपने वोट की ताकत से बदला लेते हैं। आपका गढ़ था लाहौर, तख्ते लाहौर की जो मिथ थी वो इमरान खान साहब ने तोड़ दी और आपके हाथ से जो है वो चीज़ें निकल गई। ये अगर ये ख़त वाला एलिमेंट ना आता तो वाज़े तौर पे ये मामला इनके हाथ से निकल गया सबके। बिल्कुल। तो अभी कानूनी तौर पे अगर इन्हें रिलीफ मिल जाए तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन आवाम जो है इस वक्त तो उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। आवाम, जिस तरह आप ब्रेक से पहले बात कर रही थी कि आवाम कहती है कि कोई भी आए पॉलिसी साजी करे और कम से कम चीज़ों के ऊपर कोई चेक हो। अभी जो घर बंद होता है जहाँ पे यूनिट्स कंज्यूम नहीं हो रहे होते, उसका भी 2000-2500 रुपया बिल आ जाता है। अच्छा, लोड शेडिंग कितनी हो रही है? हमारे पास ये भी खबर है मुख्तलिफ इलाकों में 2 घंटे तक लोड शेडिंग, 350 मेगावाट का शॉर्टफॉल। 2 घंटे माजरत के साथ नहीं है, अच्छी खासी लोड शेडिंग हो रही है। अब इतनी लोड शेडिंग के बावजूद आप बहुत ज़्यादा कोशिश करके अपने एयर कंडीशनिंग वगैरह टाइमिंग के हिसाब से कम भी चला लें, जैसे हम मैनेज करके चला रहे हैं कि चले रात को अगर हम चला लें बिल कम आ जाएंगे। बिल तब भी कम नहीं आ रहे। लोड शेडिंग, आपका शेड्यूल मैनेजमेंट, उसके बाद भी बिल आपको इतने ज़्यादा आ रहे हैं। टैक्सेस की भरमार है। आप अपना बिजली का बिल पढ़ें, आपके यूनिट्स की जो प्राइस है वो कम होगी, आपके टैक्सेस जो हैं उसमें ज़्यादा ऐड किए गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें, ज़ाहिर है ये टैक्स आवाम की जेब से निकाल के अगर आप अपनी अयाशियों पे लगा दें और आवाम को कहीं पे भी कोई सहूलत मुयसर ना हो, हॉस्पिटल्स के आप हालात देख लें, आप देही इलाकों की सड़कें देख लें, आप बाकी बिजली की आप देख लें, लोड शेडिंग की जिस तरह आप बात कर रही थी, तो आवाम फिर उसके बाद जो है ये सारा मामला जो है अनारकी की तरफ जाता है। ऐसे ही है। और इनकी तरफ से अभी इसका कोई सल्यूशन नज़र नहीं आ रहा और आवाम को रिलीफ देने की बातें जो हैं वो महज एक ज़ुबानी दावे और एक पॉलिटिकल स्टंट से आगे नहीं बढ़ सके। तो इस सारे मामले पे जो है ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, जब ये सेटल होगा उसके बाद ही कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जी गवर्नमेंट जो भी बनाता है प्रोविंस में, अगर पंजाब इनके हाथ से निकल जाता है उसके बाद जिस तरह खान साहब का प्लान है कि जी फिर वो वफाकी गवर्नमेंट गिराने के लिए वो निकलेंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे। और अगर वो केपी की असम्बली भी डिसॉल्व कर देते हैं और पंजाब की असम्बली भी, तो फिर ये एक सिलसिला होता रहेगा और फिर ये मसाइल जो हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं ये यहीं के यहीं स्टे करेंगे और आवाम परेशान और महंगाई होगी, है ना। मैं तो इसलिए रिजवान भाई, क्योंकि ज़ाहिर भी टैक्स एक्सपर्ट हैं, मैं खुद इनसे सीख रहा था कि वो बताएं हमें कि नाजरीन को भी कि किस हद तक जो है वो जुल्म हो रहा है। ऑब्वियसली सारे वो फेस जो है वो नाजरीन कर रहे हैं या हम लोग कर रहे हैं या आप हमारे साथ जो बैठे मतवस्त तबका स्पेशली वही सफ़र हो रहा है। अब हालात ये हो चुके हैं कि महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब इस पर अगर आप बात शुरू करें तो आप, हमने लाहौर की जिस तरह बात कर रहे थे इलेक्शन में, लाहौर के हवाले से अगर बात करें तो 4 में से 3 सीटों पर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई थी और बदतरीन शिकस्त हुई थी। 15 तो ओवरऑल पंजाब में हुई। मैं अक्सर, मुझे आज भी याद है, मैं मलिक अहमद ख़ान और अताउल्लाह तारा और जो दीगर नून लीग के सीनियर रहनुमा थे उनसे बात कर रहे होते थे ज़िमनी इलेक्शन से पहले, तो वो रिज़ल्ट डिस्कशन में होता है तो कहते थे, मैं कहता था यार मुझे तो 8-10 बड़ी मुश्किल से लग रही हैं। फिर नहीं फिर मैं उनको देख के कहता था अच्छा चलें आप 10-12 समझ लें, लेकिन 8-10 बहुत मुश्किल लग रही हैं। वो कहते थे 16 के हवाले से वो कॉन्फिडेंट थे, लेकिन देखें लोग 100 रुपये पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ है ना, उसमें से अब 18 रुपये आप निकाल दें 82 रुपये। इमरान खान जब गया था 150 था, अब इस तरफ वो डिफेंड कोई भी नहीं कर सकता, कोई उसका जवाब उसको मैं कह रहा हूँ ना, उसको कोई डिफेंड ही नहीं कर सकता, चाहे वो शहबाज से खुद हो, नहीं कर सकते बिल्कुल। इसलिए आप एलीट तबके को काबिल गिरफ्त में लाएं, आप गरीब बंदे को और मतवस्त तबके के शख्स को जो है उसको रिलीफ देने के लिए इकदामात अमली तौर पर होने चाहिए। देखें इस मुल्क में जो है वो इंडस्ट्री को एक तो फ़रोग़ होना चाहिए, हमें सिर्फ मसाइल पे नहीं बात करनी चाहिए, हल की तरफ भी जाना चाहिए। मैं अक्सर हर प्रोग्राम में ये बात करता हूँ, गवर्नमेंट कोई भी आए, PTI की आए, नून की आए, काफ की आए, वट एवर, हमें तो इससे कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है
देखें बिजली की कीमतों पर कंट्रोल नहीं हो सकता। बिजली सोलर सस्ती सिस्टम होनी चाहिए। खुदा का वास्ता है सोलर सिस्टम जो सा है वो लोगों को किस्तों पे दे दें। 7.5 लाख रुपए का मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 kV का सिस्टम मिलता है जिसमें एक AC ऑन होता है और बकाया को 5-7 लाइटें और एक घर चल जाता है 7.5 लाख का। अब अगर आप ये कुछ 15,000 रुपये की किस्त पे या 18,000 या 20,000 रुपये की किस्त पे अना को और मिसाल के तौर पे जो मतवस्त तबके की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग 20,000 का बिल दे रहे हैं, 10,000 का बिल दे रहे हैं, वो कहेंगे चलो यार थोड़े से 2 साल के बाद जान तो छूट जाएगी। सूरत में तो आवाम को रिलीफ मिले, लेकिन फिलहाल ये नजर नहीं आ रहा। बिजली की कीमतें मुसलसल महंगी हो रही हैं, बिल जो है वो भारी भरकम आ रही हैं, बिजली आ भी नहीं रही है। इसके साथ साथ रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें कितनी महंगी हो रही हैं वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। डब्बा पैक दूध, गरम मसाला जात, बिस्किट 5 से 25 रुपये महंगे हुए हैं। डब्बा पैक दूध 175 से बढ़कर 200 रुपये फ़ी लीटर हो गया। सो आप अंदाज़ा कीजिए ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी हर रोज़ इस्तेमाल होनी है। 5 रुपए वाला अगर आप बिस्किट का पैक ले रहे हैं तो यकीन माने उसके अंदर 2 बिस्किट होते हैं, और इस कदर ये चीजें मतलब समझ से बाहर होती जा रही हैं। वो कहते हैं ना, वो कोकोमो के हवाले से कहते हैं, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल के बारे में सुना कि अब तो कोकोमो भी पूरे नहीं आते। सीरियसली मतलब ये आम लोगों के लिए ये चीजें परेशानी है। इन लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि बिस्किट का पैकेट कितने का आता है। हाँ, इन लोगों को, और वो 5 रुपए वाला तो यकीनन नहीं पता होगा। लेकिन बहरहाल हम उस बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया पे बात करें तो ये दूध के पैकेट की बात करें तो जो कि अपने बच्चों के लिए रिजवान भी मैं तो अन्ना लेता हूँ ना, तो मुझे पता है, तो मैं मेडिकल स्टोर वाला मुझे पता है क्या ऑफ़र करता है। कहता है उमर भाई ले जाएं ये। मैंने कहा क्यों? कहते हैं ये 3200 रुपये का है, ये अगले हफ्ते आप आएंगे तो 3400 का मिलना है, जितने पैसे जेब में ले जाएं आपको 300 रुपये फ़ायदा हो जाएगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये चीज़ें जो हैं कि आवाम के लिए परेशानी का बाइस बन रही हैं कि आपकी अशिया खुदोनोश महंगी हो रही हैं। आपने पेट्रोल हर रोज़ इस्तेमाल करना है, महंगा है। आपने बिजली हर रोज़ इस्तेमाल करनी है, महंगी है। फिर आपने ये जो ज़रूरत की चीज़ें इस्तेमाल करनी है, ये महंगी होती चली जा रही हैं। ये आवाम किससे सवाल करें? मुझे अब सिर्फ ये बता दें कि सियासी हालात तो एक तरफ हैं, हमने तो अपडेट सब ये सियासी तौर पर क्या चल रही हैं सब तक पहुँचानी है। आवाम कहती है हम किससे सवाल करें? अब तो हालात ये हैं कि हमारे जितने आउटडोर शोज़ होते हैं ना, आवाम के आगे माइक करे, सवाल कोई पूछे, लोग महंगाई की बात कर रहे हैं। इसके अलावा टॉपिक सबसे बड़ा आवाम का मसला ये है, चाहे वो मैंने तो बात हमेशा अपने से शुरू करता हूँ कि रिजवान साहब से पूछ लें, आप अपने से, और जो लोग देख रहे हैं उनसे पूछ लें। दूध अगर मैं तो अपने घर की चीज़ें खुद लेता हूँ, तो इसलिए रिजवान भाई हमें अंदाज़ा, क्योंकि शायद वो तो बहुत मुश्किल हो गया। हम सोचते हैं जी ऐसे ही आप ग्रोसरी करने जाएं, आपको हर महीने जो है उसमें 2-4 हज़ार रुपये ऐड हो जाते हैं फ्यूल की प्राइसेस से। ये पूरा मैकेनिज़्म जो है वो जुड़ा हुआ है। जैसे फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो जितनी भी अजनास मंडियों तक आती हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, ये भी रिजवान में माफिया बैठे हुए हैं। वैसे ये बात भी मैं बताऊँ, अकबरी मंडी में ना अगर फ्यूल 10 रुपये बढ़ रहा है ना, ये 40 रुपये बढ़ा देते हैं। इन पे कुछ कंट्रोल ही नहीं। ये काम भी गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट जो है वो उसकी मशीनरी क्या कर रही है। आपके असिस्टेंट कमिश्नर्स, उसके साथ साथ आपके जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, किसी का भी चेक नहीं है। वो सारे इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। वो एक कार्रवाई के तौर पे जो है वो सड़कों पे निकलते हैं और फोटोशूट के बाद जो है वापस चले जाते हैं, अपनी खबरें इसको हम ये कहते हैं कि जी आवे का हवाई बिगड़ा हुआ है। और कोई और ये जो अब कैटेगरीज बना दी है ना कि ये एक कैटेगरी है डीसी रेट की, ये आप चीजें खरीदनी है तो ये और दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, दर्जा सोम, ये भी हमने पहले शहर में मजाक हो रहा है। क्या बात कर रही है ना, हमारे सामने कोई चेक एंड बैलेंस। फिर फूड क्वालिटी जो है उस पर इतना कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है कि महंगी चीजें खा के भी आप बीमार पड़े हैं, तो समझ से बाहर है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, अगली खबर की तरफ चलेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मज़ीद कहेंगे आपको, खबर है हमारे पास, ट्रांसपोर्ट की सहूलत के लिए मज़ीद बसें सड़कों पर लाने का फैसला किया गया है। मुझे आई डोंट नो ये चीज़ें मुज़ाहिका खेज क्यों लग रही हैं। उमर किसने फैसला किया है, कौन इम्प्लीमेंट करेगा? मैं कब से सुन रही हूँ, कभी इलेक्ट्रिक बसें आनी थी। शाहजी बीट कवर करते हैं ये ना, तो मैं मुझे अच्छा रिजवान साहब ये कहानी हम सुन रहे थे, इलेक्ट्रिक बसें आनी हैं, कभी जो बसें थी वो भी चले गई। ये 2008 से हम सुन रहे हैं। हाँ, जो मीडिया में जो थी वो कहाँ गई? जी आप देखें ना, जब 2008 में PMLN ने गवर्नमेंट बनाई पंजाब में, तो लाहौर में उस वक्त तकरीबन कोई 650-700 बसें चल रही थी। स्टूडेंट्स जिस तरह से मुस्तफिद हो रहे थे, हाँ। और फिर मैंने जेल रोड पे देखा कि किस तरह से स्टूडेंट्स बहुत ही पुरसफ, और बस के लिए जो पॉइंट्स बनाए गए थे इतने शानदार बनाए गए थे।
शेड्स लगा के स्टूडेंट वेट करते थे, और वहाँ बैठते थे, बड़ा अच्छा एक तब सिस्टम। जो बसें चल रही थी उसके बाद तादाद बढ़ने की बजाय कम होगी। अभी आप शहर में देखें तो तकरीबन 200-250 से ज्यादा बसें शहर के रूट पे मौजूद नहीं। और उनकी हालत भी अल्लाह माफी मैं बैठ खुद नहीं ना, सकता। मुझे आज भी याद है गवर्नमेंट कॉलेज का मेरा दौर था, तो मैं जीसी में जो है वो तो खैर बाइक पे जाता था, लेकिन बस थोड़ी सी इस्तेमाल कर ली। न्यू खान होती थी, तो डेविस रोड पे मैंने कोई कंप्यूटर कोर्स के लिए जाता था, 2000 आपको 4-5 की बातें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उस वक्त उसके बाद न्यू खान बस सर्विस बड़ी अच्छी सर्विस थी। अच्छा, मैं तो खुद बसों में सफ़र किया है ना, तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत रखी थी, लेकिन फिर भी वो याद रखना चाहिए बड़ा अच्छा बसों का निज़ाम था। लेकिन आपके लाइफ एक्सपीरियंस हाँ, लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो बताने चाहिए। कि आज क्या हालात लेकिन हैं। आज के हालात में अगर हम देखते हैं तो ये सिस्टम ही कोई नहीं। रिजवान साहब देखें, बात ये है कि ख़वातीन के लिए स्पेशली बसें लैदा होनी चाहिए, चाहे वो नुकसान में जा रही है, जो भी जा रही है। ख़वातीन, मुझे बड़ा दुख होता है जब हम देख रहे होते हैं कि वो सख्त शदीद गर्मी में, बारिशों में, सर्दी में वो आई मस्ट डे में यहाँ पे अप्रिशिएट भी करूंगी शहबाज शरीफ साहब कुछ ना कुछ प्लान ऐसा हाँ, करते उनका रहते करता थे। है, पिंक बस की सूरत में भी उन्होंने ऐसा एक प्लान लेकर आए थे। अब कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। फिर स्कूटी ख़वातीन के लिए कहा गया कि दी जाएंगी, जो यूनिवर्सिटी जाती हैं ख़वातीन उनके लिए आसान एक साथ, पर वो भी मामला कहाँ गया। सो ट्रांसपोर्ट की सहूलत कितनी अहम है। हमारे बड़े मसाइल जिनमें आलूदगी और बढ़ती हुई ट्रैफिक, उसके मसाइल, वो सबका हल एक ट्रांसपोर्ट है। जी रिजवान साहब देखें, अगर आबादी के तनासुब से यहाँ बसें चल रही हों तो जितने मसाइल की आपने निशानदेही की है, पोल्यूशन है, उसके साथ साथ ये जो गाड़ियों का भरमार है, एक जमे गफी है, समंदर है एक गाड़ियों का जो सड़कों पे होता है, उसमें अनफिट गाड़ियां बेतहाशा चल रही हैं, उस पे कोई चेक नहीं है। ये बड़ा अहम पॉइंट, ये सबसे अहम पॉइंट है, अनफिट गाड़ियों वाला, धुआं छोड़नी है, जहर। जी, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आप शहर के 53 रूट्स थे जिन पे 650-700 बसें मौजूद थी 2008 से पहले। उसके बाद जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे आए और यहाँ पे जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई गई, वहाँ पे एक कोरियन सीईओ को हायर किया गया, यहाँ पे स्टडीज़ की गई, जायका ने यहाँ पे सर्वेस करके रिपोर्ट्स सबमिट कराई। उनके मुताबिक इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि लाहौर शहर की आबादी के तनासुब से जितनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, यहाँ पे 2500 बसें मौजूद हों तो हम पूरी आबादी को फैसिलिटेट कर सकते हैं। उसके बाद इनका प्लान ये था कि शहर में जो इर्रेगुलर ट्रांसपोर्ट चल रही है, जिसमें ये चिंची रिक्शा है, ये इस तरह से, ये मोटरसाइकिल लेते हैं, उसके पीछे एक फ्रेम लगाते हैं और उसको चलाना शुरू कर देते हैं। और शहर की ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम में जो एक खलल है, उसकी बुनियादी वजह ये भी है इलीगल ट्रांसपोर्ट। तो चिंची ने तो लाहौर तबाह कर दी है। मैं तो हमेशा बात करता हूँ, उन्होंने तो तबाह बर्बाद कर दिया हर लिहाज से, रोड के लिहाज से, एक्सीडेंट्स की वजह ये बन रही है। नहीं अना, सबसे बड़ा मसला पता है कि रिजवान भाई, वो जो एमए कॉलेज चौक और दाता दरबार, हरबंसपुरा, वो जो 6 वे की अगर सड़क है तो 4 पे खड़े हैं और कोई सिगरेट पी रहा है, और बड़ी बदतमीजी से बदमाश बने हुए हैं यार, कोई पूछने वाला ही नहीं। ऐसे ही है, और लोग चारों न चार इन पे सफ़र करते हैं। उसकी वजह ये है कि ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है शहर के अक्सर रूट्स के ऊपर। आपने काफ़ी सारे रूट्स वैसे बंद कर दिए, 19-20 रूट्स के ऊपर जो है बसें चल रही थी, और वो जो बसें आप चाहे लेके आए वो भी गैर मयारी निकली, वो 5-6 साल के बाद ही खटारा हो गई। तो इसकी जहां आप नई प्लानिंग करें, वहां आप पिछली खामियों पे भी काबू पाएं, और उनके जो उसमें जो जिम्मेदारान थे, जो सब स्टैंडर्ड बसें आप लेके आए जो बाद में कबाड़ बन गई, तो उसके जिम्मेदारों का भी तयन होना चाहिए कि किसने इतने जो आवाम की जेबों से जो पैसा निकला होता है, पैसे हैं कहाँ पर आप इनको खटारा बसों की सूरत में आप एक साइड पे लगा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। खैर, ये जो फैसला रिजवान साहब मुझे बताइएगा किया गया है, इस फैसले को कोई अमली जामा भी कभी पहनाएगा या नहीं? देखें, अगर तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपके सियासी इस्तेहकाम के साथ, अगर ये गवर्नमेंट जो है, इन्होंने जिस तरह ये ऑरेंज लाइन को कंप्लीट किया, उससे मिलजुल कर दुआएं मांग लेते हैं कि ये सियासी इस्तेहकाम जो है, ये तो मैंने आपको बता रहा हूँ कि अना, अगर जिस भी पार्टी के हक में आ गया फड्डा ही है। हमने दुआ किसी पार्टी के हक में नहीं मांगनी, हमने हम दुआ तो अपने मुल्क के हक में मांगनी है, हमने कर। दुआ अपने लिए मांगनी है, हमने दुआ इस सियासी इस्तेहकाम की मांगनी है जिससे तमाम मसाइल जुड़े हैं। ये सियासी इस्तेहकाम होगा तो ये मसले हल होंगे। खुश आमदीद आपको कहेंगे। ख़वातीन को वैसे तो सिन्फ़े नाजुक कहा जाता है, लेकिन हम आपकी मुलाकात कराते हैं उन ख़वातीन से जो कि बहुत ही स्पेशल कारनामे सर अंजाम देकर और ये साबित कर दिखाती हैं कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो चीज़ें जो कि हम अक्सर देखते हैं कि ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल है, और वो घोड़े पे बैठना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कैसे कोई कर सकता है। सो हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि सिर्फ
इस बात को एक मिथ करार दे देती हैं और इस तरह से ज़बरदस्त फील्ड में हमें परफॉर्म करके दिखाती हैं, फिर हम कोशिश करते हैं कि वो हमारे साथ आएँ और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। आज की हमारी मेहमान जिनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी, 10 पैगिंग करती हैं बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में, और फिर घोड़ा जैसे दौड़ता है और फिर ये जो शानदार परफॉर्मेंस देती हैं। मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में ये पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, सर्टिफिकेट मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं। हॉर्स एंड कैटल शो में भी इन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। फिर इसके साथ DG रेंजर्स 10 पैगिंग चैम्पियनशिप में भी इन्होंने ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। इसी तरह लाहौर पोलो क्लब में भी जो कॉम्पिटिशन्स या एग्जीबिशंस होती रहती हैं उनमें ये टाइम टू टाइम पार्टिसिपेट करती रहती हैं। ताज़ीम फातिमा हमारी आज की मेहमान हैं, उन्हें शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ख़वातीन के लिए इस तरह के खेल, इस तरह के स्पोर्ट्स अक्सर कहा जाता है बहुत मुश्किल हैं। घोड़े को दौड़ते हुए देखना, एक खौफ आता है कि गिर ना जाएं। कैसे डिसाइड किया कि आपने इस तरफ आना है? ये नेचुरली होता है कि आपको जानवरों से प्यार होता है। इसमें इवन कि मैंने घर में कैट्स, डॉग्स, बर्ड सब कुछ ही रखा हुआ है। एक ये छोटा सा मेरा पेट्स का बिजनेस भी है जो कि मैं कर रही हूँ, और मुझे इस तरह हॉर्सेस का भी शौक था और बचपन से ही था, लेकिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के थ्रू मैंने उधर से अपने बेसिक स्टार्ट की और 10 पैगिंग फिर मैंने लाहौर रेंजर्स हेडक्वार्टर से सीखी है, और इंटरनेशनल स्टाइल में 10 पैगिंग हम साउथ अफ्रीका से सीख कर आए। सही। तो कितना अरसा हो गया आपको 10 पैगिंग की प्रैक्टिस करते हुए, फिर फील्ड में आए हुए कितना अरसा हो गया? 6 इयर्स मुझे हो गए हैं इस फील्ड में, और हमें देख देख के हम यही चाह रहे थे कि अगर हम साउथ अफ्रीका जाएं तो उधर से लर्निंग करके आएं, और उनकी साउथ अफ्रीका की तो वर्ल्ड चैंपियन टीम थी। वाई 10 पैगिंग, क्यों इसकी सिलेक्शन की? और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं। अब वो आपके शौक पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में, आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट करते हैं। भी था जिसको देख के आपने कहा कि जी मुझे इसकी तरह बनना है या ये कर दिखाना है? मलिक अता साहब। ये कहना है, वो इंस्पिरेशन के बगैर ये चीज़ें नहीं होती। खौफ कभी नहीं आया फील्ड में जाना है, और मैदान में घोड़ा अगर इधर उधर हो गया तो क्या होगा? कभी गिरी भी? वो आपकी कम्युनिकेशन होती है, ज़रूर इसमें चोट ज़रूर लगती है, हर एक गेम में चोट लगती है, लेकिन ये है कि आपकी कम्युनिकेशन आपके हॉर्स के साथ ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर इस तरह गिरने का खतरा कम होता है और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लर्न कर सकते हो। ऐसे ही है बिल्कुल, और जब तक आप वो गिर के सीखते नहीं तब तक तो आपकी कामयाबी भी जो है वो मुमकिन नहीं हो सकती। इस गेम के कोई दाव पेच हमें बताएं, स्टार्ट कहाँ से होता है, किस तरह से आपने अपने घोड़े पर काबू रखना है, किस तरह से आपने अपना फोकस जो है वो मेंटेन करना है, कितना एक्टिव रहना पड़ता है? इसके लिए पहले आपको अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है कि आपकी घोड़े के ऊपर ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो, उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन। सबसे बुनियादी चीज़ बेसिक है कि ग्रिप स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपके अपने घोड़े। डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जिस तरह क्रिकेट की एक पिच बनी होती है उस तरह इसकी भी एक पिच बनी होती है। आपने स्ट्रेट लाइन में घोड़े को भगाना है, आपने 2-3 चीज़ें इसमें देखनी होती है। हाँ जी बिल्कुल, आपने 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं कि आपने स्ट्रेट लाइन में भी घोड़ा आपका भागना चाहिए, आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो, आपका स्टाइल मेंटेन हो, और आपने पैग भी उठाना, आपका स्टाइल जो नेज़ाबाजी करने का है वो आपका प्रॉपर। हैवी होता है कि लाइट वेट होता है? इट्स लाइट वेट, एक छोटा सा लकड़ी का इतना सा पीस होता है जिसे उर्दू में किल्ला भी कहते हैं। वो ज़मीन के अंदर उसे लगाया जाता है, खड़ा किया जाता है। तो आपने तेज स्पीड में भागकर आना होता है घोड़े के ऊपर, और एक लांस जिसे नेज़ा भी कहते हैं उसके पीक पॉइंट से आपने उसको ज़मीन से उखाड़ना होता है पैग को, और वो फिर इस तरह घुमा के शो करना होता है लाइक आपने ये ले लिया। तो ये एक प्रॉपर एक जो स्टाइल होता है, कोई टाइम ड्यूरेशन भी इसकी कोई होती होगी? हाँ जी बिल्कुल होती है। इंटरनेशनली 6 सेकंड्स के अंदर आपने ये मुकम्मल करना होता है, या 8 सेकंड होते हैं आई थिंक सो। और पाकिस्तान में या देसी मेलों में वो आपको 11 to 12 सेकंड्स लग जाते हैं। सही सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा, इसके लिए प्रैक्टिस कितनी मैटर करती है? खुद आप कितना टाइम प्रैक्टिस को देती थी, और फिर जब किसी स्पेसिफिक इवेंट में आपने शिरकत करनी होती है उससे पहले क्या करती हैं, कितना टाइम प्रैक्टिस को देती हैं? मेरा जो प्रैक्टिस का टाइम था, लाइक मैंने बहुत ज़्यादा इस पे टाइम दिया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 2 टाइम्स करते हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में। मैं उधर की स्टूडेंट भी हूँ। मैं एक टाइम में लाइक अगर मेरी मॉर्निंग में अगर मेरी क्लासेस होती थी तो दोपहर के टाइम मैं उधर प्रैक्टिस करके मैं घर जाती थी। तो मेरा तकरीबन 8 to 9 आवर्स मेरे यूनिवर्सिटी में ही गुजरते थे। तो इस तरह हम प्रैक्टिस करके हम इसमें एक्सपर्ट हुए हैं। फिर हमारी क्वालिफिकेशन हुई है कि आप साउथ अफ्रीका जाएंगे,
उधर जाके जाने से पहले हमारा एक ट्रेनिंग कैंप भी लगा था लाहौर रेंजर्स हेडक्वार्टर में। उन्होंने थोड़ा सा हमें इंटरनेशनल स्टाइल सिखाया था कि इस तरह इंटरनेशनल स्टाइल ये चीज़ है। हाँ, तो पाकिस्तान में परफॉर्म करना है तो ये है, और अगर इंटरनेशनली अगर कोई हाँ, इवेंट कुछ होता है तो रूल्स उसमें डिफरेंट होते हैं, वो आपको जी, सिखा दिए बिल्कुल। जाते हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि खुद अपनी फिटनेस का ख्याल, अपनी किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि आपका फोकस मेंटेन करना, आपका वेट मेंटेन करना, ये क्या चीज़ें हैं जिनको देखना पड़ता है? बिल्कुल, आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ता है कि आप ज़्यादा जंक फूड की तरफ ना जाएं, हेल्दी डाइट्स लें जिसमें आपके न्यूट्रिशन मल्टीविटामिन्स आपके पूरे होने चाहिए। मैं ये मल्टीविटामिन्स का कोर्स भी करती रहती हूँ। अच्छा। कुछ महीनों के बाद मैं फिर अपना कोर्स करती हूँ। और दूसरी बात ये, आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए उसका। डेफिनेटली 1 ग्लास ऑफ मिल्क एंड एप्पल ये डेली आपका होना चाहिए। और दूसरा, आपका माइंड रिलैक्स हो जब आप राइडिंग करें, क्योंकि एक डॉग और एक हॉर्स ये वाहिद जानवर हैं जो कि सेंस कर लेते हैं कि उसका जो मालिक है या फिर उसके ऊपर जो राइडर बैठा हुआ है वो स्ट्रेस में है या नहीं है। आप उसको अच्छा, जब आप बाहर किसी इवेंट में जाकर शिरकत करते हैं, किसी नेशनल इंटरनेशनल मुकाबलों में, तो आपका अपना घोड़ा जिस पे आपकी ग्रिप है, जो आपकी चीज़ों को समझ रहा है, आप उसकी नेचर को समझ रहे हैं, जब आपको बाहर के किसी मुकाबले में शिरकत करनी है फिर तो घोड़ा नया है, सो रिस्क होता है? रिस्क होता है लेकिन कम होता है, इतना नहीं होता है, क्योंकि वो आपको कुछ टाइम देते हैं। लाइक साउथ अफ्रीका गए थे तो हमने 2-3 डेज हमने जो हमें घोड़ा अलॉट किया गया था हमने उसके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग की है। हम उससे खुद रेडी वो करते एक थे। प्रैक्टिस सेशन हो जाता है, उससे आपकी थोड़ी सी ग्रिप हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, कुछ फ्यूचर प्लान्स भी आपने बना रखे होंगे, क्या करना चाह रही हैं आगे चल के? मैं इस गेम में प्रोफेशनल आगे जाना चाह रही हूँ। लाइक ये नहीं है कि घोड़े पे चढ़े बस हैं अब तो शौक हो गया, पूरा सर्टिफिकेट किया। मिल गया, मेडल्स मिल गए हैं, तो हाँ, बस। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसे प्रोफेशनली आगे लेकर जाना चाह रही हूँ। मैं इंटरनेशनली विन करना चाह रही हूँ। अच्छा, अब वो लोग जो कि ये कहते हैं कि स्कोप आगे कोई नहीं है, ये अगर अपनी बच्चियों को आपने किसी गेम में भेजना भी है तो इसके अलावा भी दूसरी गेम्स हैं, क्या कहना चाहेंगी? फिर लोग कहते हैं महंगा भी है, घोड़ा रखना, उसकी हिफाजत करना, प्रैक्टिस करना, कुछ ये चीज़ें भी लोगों के साथ शेयर कर दें कि ऐसा सच्ची मुश्किल है या नहीं? ये वैसे कहते तो हैं कि नवाबों का शौक है, महंगा शौक है, नो डाउट इसमें है। अब तक मेरा अपना भी घोड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे कहीं से सपोर्ट मिल रहा है तो मैं इसमें कर रही हूँ। जैसे लाहौर ट्रेंड पैगिंग क्लब है एक, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो उनके जो प्रेसिडेंट है सर उमर कमाल, उनकी तरफ से हमें काफ़ी सपोर्ट है। और हमारे कोच सर आमिर मुनव्वर जो कि सेक्रेटरी भी रहे हैं इधर रेंजर्स हेडक्वार्टर में, वो हमारे कोच हैं। ये दोनों हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हम इस चीज़ में आ रहे हैं। अगर और भी गर्ल्स इसमें आती हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलेगी। हमारी भी कोशिश ये है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से भी हम होपफुली उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी तरफ से हमें सपोर्ट मिले, तो हमारे अलावा और भी जो लड़कियां इस गेम में आना चाह रही हैं वो कर सकती हैं। अब हर कोई इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा ताज़ीम, मुझे बताइएगा रिस्क फैक्टर क्या होता है? क्या चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कीनली उनको लेके चलना है? अगर आप वो मिस करेंगे, गिरने का रिस्क ज़्यादा है, चोट लगने का रिस्क ज़्यादा है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सजेस्ट करना चाहेंगी कि कम अज़ कम अगर आप मैदान में हैं, घोड़ा भगा रहे हैं, तो आपने इन चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना है? पहली बात तो ये, जिस घोड़ों पर हम करते हैं या नेज़ाबाजी होती है वो ट्रेंड हॉर्सेस होते हैं। ठीक है। आप किसी भी हॉर्स पे जाके नहीं बैठ सकते और उस पर नहीं कर सकते, लेकिन हमें जो दिए जाते हैं वो ट्रेंड होते हैं। और दूसरी बात ये कि घोड़े को आपने मतलब गलत एक्शन नहीं आपने लगाना। लाइक अगर वो लेफ़्ट पे हमने जाना है और वो राइट की तरफ मुड़ रहा है तो उसके साथ अंडरस्टैंडिंग करके उसे प्यार से आपने अपनी साइड पे लेकर जाना है कि नो दिस इज़ रॉन्ग वे, दिस इज़ राइट वे, गो ऑन दैट वे। तो इस तरह करके आपने उसे खुद अपनी बात मनवानी है, कुछ उसकी माननी पड़ती है, कुछ अपनी मनवानी पड़ती है, फिर इस तरह ठीक रहता है काम। सही। अच्छा जी, अब ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको गेम से पहले सीखनी पड़ती हैं। सो मुझे ये बताइएगा, एज ग्रुप भी मैटर करता है इसके लिए कि हर एज के लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं? अब जो डिफरेंट सिटीज़ में क्लब बने हुए हैं जो कि ट्रेनिंग करवाते हैं, बेसिक ट्रेनिंग, अब मैंने खुद देखा है कि 4-5 ईयर्स के भी बच्चे उधर ट्रेनिंग ले रहे हैं। सो एज मैटर नहीं करती इसमें। आप और मैंने गांव के बहुत बुज़ुर्ग जो लोग हैं उनको भी नेज़ाबाजी करते हुए देखा है। सो इसमें एज लिमिट कोई नहीं है और इसमें सीखने का भी कोई इतना नहीं है कि आप इस टाइम तक सीख सकते हो, इसके बाद नहीं सीख सके, इतना कुछ नहीं है। अगर आपकी बॉडी फिटनेस है और आप ये मतलब गट्स रखते हो, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, तो आप ये कर सकते हो इजीली। सही। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दीजिएगा
कि वो लोग जो को फिटनेस मसाइल का शिकार हैं उनको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो देखनी है, कितना फिट रहना, बाजू आपके एक्सरसाइज वगैरह, किस तरह से वो अपने आप को फिट रख सकते हैं? इसके कुछ वर्कआउट होते हैं। मैं स्पेशली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैंने पर्सनली एज अ मतलब मुझे हायर तो नहीं किया गया एज अ इंस्ट्रक्टर, बट मैं पर्सनली अपने बिहाफ पे मैंने कुछ लड़कियों को उधर ट्रेन किया है और मैं उन्हें ये गाइड करती हूँ कि गर्ल्स के लिए कुछ वर्कआउट ऐसे होते हैं कि मतलब आप घर में विदाउट एनी इक्विपमेंट्स आप कर सकते हो। वो उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड की जाए जिसमें आपके आर्म्स, आपकी लेग्स, थाइज, शैंक्स, हर एक चीज़ की एक्सरसाइज बीच में होती है। तो वो उन्हें मैं गाइड करती हूँ कि आप ये एक्सरसाइज करो। उन्हें यूट्यूब से भी निकाल के देती हूँ कुछ एक्सरसाइज। आपकी अपनी फिटनेस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जहाँ पर किसी भी स्पोर्ट्स के लिए आपकी फिटनेस मैटर करती है, ना भी स्पोर्ट्स हो, फिटनेस तो हम हमेशा आपको कहते हैं कि आपको फिट रहना है, अपनी डाइट का, एक्सरसाइज का ख्याल रखना है, क्योंकि ये आपका एक बॉडी स्ट्रक्चर जिसमें जो ये मशीन की मानंद होता है, जिस तरह हमने मशीन को हरकत में रखने के लिए फिट रखना पड़ता है, इस तरह आपको अपनी बॉडी को भी फिट रखने के लिए जो है इसको हरकत देनी पड़ती है। सो गेम कोई भी है, आपको एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या करना चाह रही हैं, मैसेज क्या देना चाहेंगी कुछ अपने फ्यूचर प्लान्स के हवाले से, कुछ उन लड़कियों को जो कि इस तरफ आना चाहती हैं लेकिन डरती हैं? बिल्कुल, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर गट्स हैं और आप आने चाह रहे हो, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं कि जो फैमिली इश्यूज़ की वजह से आगे नहीं आ पाती, उनके लिए मैसेज है कि आप अपनी बेटियों को आगे करें। इसमें अब हम भी तो लोग हैं कि हम पूरे देसी मेले में सारे मर्द होते हैं, हम 4 लड़कियां सिर्फ होती हैं उसमें, बट हमें उधर एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड किया जाता है कि हमें फील ही नहीं होता है कि हम मर्दों के बीच में रह रहे हैं, क्योंकि उधर सिर्फ ये होता है कि राइडर्स हैं। अगर हमें इस तरह सपोर्ट मिल रहा है, हमें इतना उधर कंफर्टेबल जोन मिल रहा है, तो बाकी लड़कियों को भी डेफिनेटली मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए मैं उन्हें कहूँगी कि आप इस गेम में आगे आएँ, और हमसे कोई हेल्प चाहिए हो तो हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, आप डिफरेंट मतलब कॉन्टेक्ट नंबर भी हमने दिया हुआ है, तो आप बस अगर आपने कुछ करना है तो आपके पास बहुत सारे जो है वो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, बिल होनी चाहिए, रास्ते आपके खुद ब खुद बन जाते हैं। थैंक यू सो मच ताज़ीम, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। इसी तरह से आप जो है वो आगे बढ़ती रहें और लोगों के लिए मिसाल बनती रहें। बिलाशुबा ये वाकई वो जो ख़वातीन के हवाले से बातें की जाती हैं, जब हम आप जैसे मेहमान अपने नाज़रीन से मिलाते हैं तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट एक तस्वीर सामने आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हमने बात करनी है कुछ हेपेटाइटिस के हवाले से, आपको बताना है क्योंकि आगे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी आ रहा है 2 दिन बाद। सो फैलाव की वजूहात, एहतियात किस तरह से मुमकिन बनाई जा सकती है, इस पर बात होगी आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। खुश आमदीद, आपको एक बार फिर से शो में कहेंगे। हमने कल से ही आपके साथ एक चीज़ शेयर कर रखी थी कि प्रोग्राम के इस हिस्से में आज हमने डिस्कशन करनी है, क्योंकि 2 दिन बाद है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो ये मर्ज़ बढ़ता चला जा रहा है, फैलाव की वजूहात इसकी क्या हैं, क्यों इतने सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम शेयर करने के बावजूद कहाँ कहाँ कोताही रह जाती है, क्या क्या वजूहात हैं जो हेपेटाइटिस जो है इसका मर्ज़ बढ़ता चला जा रहा है। क्या ये एक से दूसरे शख्स में इसकी ट्रांसमिशन जो है उसकी रेशो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, वजूहात इसकी क्या होती हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, हम क्यों इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। फिर हमने ये ज़रूर चीज़, क्योंकि बार बार हमारा फोकस रहता है कि हमने एहतियात करनी है, इलाज से बेहतर एहतियात है। सो एहतियात आज हमारा जो है मेन फोकस रहेगा, और आपको हमने बताना है कि आपने किन किन अलामात पर जो है फौरी तौर पर जो है वो जिनको अलार्मिंग कहा जाता है ना, डॉक्टर से रिजू करना है। क्योंकि हम इस चीज़ को लेकर बड़ा वो हो जाते हैं कि जी नज़रअंदाज चीज़ों को करते रहते हैं, और जब पता चलता है कि जी बीमारी अब किसी बड़ी स्टेज पे चल गई है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारे आज के मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन स्टूडियो में किया है, तारुफ कराना चाहूँगी, डॉक्टर तैयब साहब गेस्ट्रोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम अना, क्या हाल चल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइए हेपेटाइटिस है क्या? देखिए, हेपेटाइटिस का मतलब है कि जिगर की सोजिश। अब जिगर की सोजिश के अवामिल बेतहाश हैं, उनमें से सबसे कॉमन पाकिस्तान में इस वक्त है हेपेटाइटिस की जरासीम, लेकिन उसके अलावा अद्वियात भी हैं, कसरती शराब नोशी है, मोटापा जो कि पाकिस्तान में 35% ख़वातीन और 27% मर्दों में है इस वक्त, जो एडल्ट हैं, बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा,
तो ये है मोटी मोटी वजूहत। लेकिन उसके अलावा फिर मरूसी वजूहत आ जाती हैं, कुछ जिस्म की अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त काम करती है। लेकिन जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का जिसका अभी आपने जिक्र किया, जो कि 28 जुलाई को आज से 2 दिन के बाद है, उसके तवज्जुह से जिस चीज़ पे फोकस है हम लोगों का वो है हेपेटाइटिस बी और सी। ठीक। अब हेपेटाइटिस एक किस्म का नाम नहीं, मजमूए का नाम है, जिसमें बहुत सी मुख्तलिफ इकसाम हैं। तो जो जरासीम भी हैं वो दो इकसाम में हम गिनते हैं। एक है जो कि गंदे पानी गंदी खुराक के साथ फैलते हैं, ठीक है, मियादी होते हैं, 3 से 6 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, जनरली मसले मसाइल नहीं बनते, यानी ये इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन इससे भी तो एहतियात डॉक्टर साहब करनी है, इससे भी एहतियात चाहिए, क्योंकि उससे भी लोगों की डेथ्स होती हैं और डेथ्स अनफॉर्चुनेटली यंग बच्चों में होती हैं जिनमें अभी इम्यूनिटी नहीं डेवलप हुई थी। एडल्ट्स में हेपेटाइटिस ई के तवज्जुह से प्रेग्नेंट फीमेल्स में मसले मसाइल बनते हैं, वहाँ पे स्टिल बर्थ होती हैं, फौत हुए बच्चों की पैदाइश होती है, माँ की डेथ होती है। तो हेपेटाइटिस ई का अगर मैं देखूँ तो मेन जो एम्फेसिस है वो प्रेग्नेंट मदर्स में है, ए बच्चों में होता है, और वहाँ पे भी अगर 100 बच्चों में तो एक बच्चे में सीवियर हेपेटाइटिस, परमानेंट हेपेटिक फेलियर और डेथ तक नौबत चल जाती है, बर्न लिवर ट्रांसप्लांटेशन होती है। तो इसलिए जो गंदे पानी गंदे ये जो होती है फूड के साथ बाहर देखते हैं, रेडियो पे मिल रहा है, उसके साथ जो फैलता है, उससे जो जरासीम फैलता है हेपेटाइटिस ए और ई का, वो ठीक है, उसकी ये अहमियत नहीं कि वो म्यादी या उसमें मरूसी या लंबे अरसे के लिए हेपेटाइटिस में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन वक्ती तौर पे तकलीफ पहुँचाता है। जो बी और सी है वो है हम लोगों का फोकस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के हिसाब से, क्योंकि एक दफ़ा हेपेटाइटिस बी दायमी हो जाए या सी दायमी हो जाए तो उसका मतलब है कि जगह का सुखना, पेट में पानी, खून की उल्टी, जगह पे कैंसर का दाग बनना और मौत, ये तमाम चीज़ें बीच में शामिल हैं। और इस लिहाज से वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का जो इस दफ़ा का पैगाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कि हेपेटाइटिस दुनिया वेट नहीं कर सकती, आगे आओ, कुछ ना कुछ करो ताकि इसको हम कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल ऐसे, और कंट्रोल करने के लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए आज के इस खुसूसी प्रोग्राम का हमने प्लान भी किया। डॉक्टर साहब आप मुझे ये बता दें, सबसे पहले हमने बात करनी है अलामात पे आ जाएं, क्योंकि नज़रअंदाज हम करते रहते हैं ना। सो अगर आप बीमारी को बिल्कुल स्टार्ट में पकड़ लें तो ये काबिल इलाज है, क्योंकि कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं, कैंसर है, हेपेटाइटिस है, नाम सुनते ही लोग परेशान हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि इसका इलाज कोई नहीं है। सो किन किन इलामात पे हमें फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करना है? देखो ना, बात ये कि अगर आप किसी घर में रहते हैं, दीमक लग जाए स्टार्ट पे तो नहीं ना पता चलता। बिल्कुल ऐसे ही है। जब लकीरें नजर आनी शुरू हो जाएं या लकड़ी खोखली होनी शुरू हो जाए तब पता चलता है कि हो ये इस घर में तो दीमक आ गई, और दीमक जब आ जाए तो बहुत तेजी से लकड़ी वाली बिल्डिंग को तबाह करती है, अंदर से खा जाती है। तो यही हाल हेपेटाइटिस बी और सी का है कि जब जिस्म में आता है तो मोस्टली इलामात उसकी इतनी गैर वाज़ेह और मुबहम होती है कि पता नहीं चलता। अब इलामात हैं क्या? शाम के टाइम हल्की हल्की थकन, दाएं पसली के नीचे कुछ दुखन का एहसास, खाना खाने के बाद पेट में गैस का फील होना, या पिंडलियों में हल्की सी दर्द। अब ये वो इलामात है जो कि आई एम श्योर कि आप अगर दिन के एंड पे देखें, दिन के एंड पे आपको भी होंगी। हाँ, ऐसे ही है। और यहाँ पे स्टूडियो में मैं कहता हूँ कि अगर 200 बंदे इस वक्त बैठे हैं तो 200 में से 190 लाजमी शाम को ही कंप्लेन करती हूँ। तो ये इतनी गैर वाज़ेह इतलामात हैं। अच्छा, जैसी चीज़ें आगे चलती हैं तब है कि कुछ आंखों का पीला होना या जिगर का फैलना, तिली का फैलना, इस तरह की चीज़ें बनती हैं। लेकिन ये है इतना स्लो प्रोसेस है कि जिसमें अगला बंदा समझता है कि यार कोई एक्स्ट्रा काम कर लिया, एक्स्ट्रा खा लिया है, या कोई फटीग हो गई है, इस तरह की जो चीज़ों को वो डिसमिस करता रहता है। तो इसलिए बहुत अहम है कि अगर आपके घर में किसी को हेपेटाइटिस सी का मर्ज है, या पिछले कुछ सालों में आपने इंतकाल खून करवाया, या पहले कुछ सालों में आपने कोई सर्जरी करवाई, या दंदान साजी का काम करवाया, या किसी और इस तरह की इंस्ट्रूमेंटेशन आपके साथ हुई है, तो लाजम है कि एक दफ़ा हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करवाएं, जो कि सस्ता है। अच्छा, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी चीज़ें मेंशन की हैं। अगर आप दांत का इलाज करा रहे हैं तो आपने खुसूसी तौर पर अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करना है, और आलात स्टेरिलाइज होने चाहिए। इससे अगर ये चीज़ें आप नज़रअंदाज करेंगे हेपेटाइटिस का ख़तरा हो सकता है। सेकेंडली, इंतकाल खून, ये बहुत अहम चीज़ है। डॉक्टर साहब, कुछ किन चीज़ों का ख्याल रखना है? अगर लेट्स सपोज किसी को ब्लड लगवाना है या ब्लड डोनेट करना है, प्रोसेस उसका क्या है? हमारे यहाँ बस जल्दी जल्दी में ये काम होता है, फ़लाँ को खून की ज़रूरत है, गे और बस
क्या तरीक़ेकार इस पे फॉलो करना चाहिए? लेकिन है ना, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की सोसाइटी बनती जा रही बन गई जो कि रूल्स को वायलेट करके खुश होती है। ट्रैफिक सिग्नल पे जाएं तो लोग ट्रैफिक सिग्नल को वायलेट करते हैं। ऐसे ही वैसे मुआशरे में देखें तो लोग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बाईपास करते हैं। तो एग्जैक्टली यही हाल हम लोग का यहाँ पे एक है सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्ट। अब वो एक्ट बना ही इस नीयत के साथ था कि सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हम मुहैया कर सकें। और जब भी सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात होती है उसमें जो मुख्तलिफ किस्म की जरासीम है उनकी स्क्रीनिंग मस्ट है, मैंडेटरी है। अब यहाँ पे लोग ढूंढते हैं सस्ता खून, ऐसे ही लोग ढूंढते हैं कि कहाँ पे सबसे जल्दी में इंतकाल खून हो सकता है। अब अगर प्रॉपर तरीके से इंतकाल खून किया जाए तो उसमें 4 से 5 घंटे का स्क्रीनिंग टाइम है। ठीक है। अच्छा, लोगों का ट्रस्ट नहीं है सिस्टम पे। वो लोग समझते हैं कि शायद ये जानबूझ के कोई लेबॉर्ट्री तंग करी है, डिले करी है, हालांकि वो आपके फ़ायदे के लिए। तो इंतकाल खून के तो हवाले से मैं ये कहूँगा कि उसमें मुकम्मल तौर पे जरासीम जो इम्पोर्टेंट जरासीम है, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, इनकी लाजमी स्क्रीनिंग होनी चाहिए बेशक के इंतकाल खून किया जाए। और सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्ट में तमाम शिकें मौजूद हैं। हेल्थ केयर कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ पंजाब की जो है वो इसको इंश्योर करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में गैप्स आ रहे हैं जिसकी वजह से हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड चीज़ें। एक और चीज़ जो कि मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँ वो है इंजेक्शन कल्चर। अभी ये इंजेक्शन कल्चर अक्सर लोग मुझसे भी पूछते हैं, आई एम श्योर कि आपके जो ग्रुप है उसमें भी अक्सर लोग कि मैं न्यूरोबियन का टीका ना लगवा लूँ। अब न्यूरोबियन मैं कंपनी का नाम ले लूँ जो कि गलत है। एक टीवी शो पे बैठ के किसी कंपनी की प्रोडक्ट का नाम लेना चाहिए। कुछ भी है, जब तक इंजेक्शन नहीं लगेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली, ये जो कल्चर है इसको हमें ब्रेक करने की जरूरत है और ये सप्लाई एंड डिमांड है। अब लोगों से जब मैं बात करता हूँ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के प्लेटफॉर्म से खड़ा होकर कि भाई थेरेप्यूटिक टीकों से बचो, वो कहते हैं डॉक्टर्स ही तो लगाते हैं। अब डॉक्टर्स इसलिए लगाते हैं कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि टीका लगे। हाँ। अब नज़ले ज़ुकाम में, खांसी बलगम में, ये कोविड के पीछे एपिडेमिक हुई है या डेंगू की एपिडेमिक हुई है, उसमें इंजेक्शन का कोई काम नहीं है। सिंपल अगर कोई चीज़ चाहिए 90% लोगों को तो पैराडोल की गोली, पैरासिटामोल की गोली चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसमें ड्रिप, उसमें एंटीबायोटिक के इंजेक्शन, उसमें ताकत के टीके, इस तरह के बेतहाशा टीके अननेसेसरी लगते हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से उन ममालिक में कि जहाँ पे टीके की शरह फ़ी बंदा 8.7 है, जो कि जो तहज़ीब याफ्ता मुल्क हैं उनमें 1 से कम होनी चाहिए। बिला वजह टीका नहीं लगाना चाहिए। तो आपके प्रोग्राम की तवज्जो से जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ ये कि बिला वजह टीका मत लगवाएं, बिला वजह ड्रिप मत लगवाएं, बिला वजह इंतकाल खून मत करवाइए। बिल्कुल, ये बहुत अहम आज के दिन के हवाले से पैगाम है, क्योंकि हम लोग समझते हैं डॉक्टर पे गए हैं, नज़ला ज़ुकाम बुखार है तो इंजेक्शन लगवा के ही फौरी तौर पे हमें फ़र्क पड़ सकता है। सो इस चीज़ को भी, इसकी हौसला शिकनी करने की आज के दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। हम हेपेटाइटिस के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर गियासुन नबी तैयब साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमने आपको बता दिया है कि आपको एहतियात क्या क्या करनी है। सो एहतियात ही वो चीज़ें हैं जिनसे बचाव जो है मुमकिन बनाया जा सकता है। ना सिर्फ हेपेटाइटिस बल्कि हम अक्सर कोविड की, डेंगू की बात करते हैं। बेसिक क्या है एहतियात? डॉक्टर साहब ये आदादो शुमार मैं चाहूँगी ज़रूर आप शेयर करें। अमवात कितनी हो रही हैं, फैलाव की रेशो क्या है, फिर इसके साथ साथ लोग कहते हैं पता नहीं यहाँ पे इलाज है या नहीं, जो अद्वियात हम खा रहे हैं वो सही हैं भी या नहीं। ना बहुत अहम है कि हमें पता हो कि हमारे माशरे में पेशेंट या मरीज़ों की तादाद है क्या। तो जो लास्ट सर्वे हुआ था 2018 में, उसके हिसाब से पंजाब की 8.9% आबादी उसको हेपेटाइटिस सी है और 2.2% आबादी को हेपेटाइटिस बी है। अब हेपेटाइटिस बी मेनली उन जगहों पे है जहाँ पे अभी भी ट्राइबल कल्चर या क्लोज फैमिली सिस्टम चल रहा है, जहाँ से माँ को बच्चे को ट्रांसफ़र होता है बीमारी। ये है मेनली सिंध डेल्टा के साथ साथ, जहाँ से दरिया सिंध गुजरता है, वहाँ पे अभी भी आप समझिए कि क्लोज कम्युनिटीज़ हैं। और वो जो क्लोज कम्युनिटीज़ है वहाँ पे वो जो साइकिल चलता है बी का चल रहा है। सी के मुतालिक ये है कि 8.9% अगर पंजाब की हम आबादी कहें कि कोई तकरीबन 13 करोड़ के लगभग है, तो उसका आप अंदाज़ा लगा लें कि 8.9% का मतलब कि रफली 1 करोड़ के लगभग पेशेंट मौजूद हैं। और हर साल
3,25,000 से 3,30,000 तक नए पेशेंट पहले से एग्जिस्टिंग पूल में ऐड होते हैं। अब ये मैग्नीट्यूड है प्रॉब्लम का। तो उसका मतलब ये है कि अगर हमने हेपेटाइटिस सी को ख़त्म करना है, इस सोसाइटी से ख़त्म करना है, तो हमें 3,25,000 से ऊपर निकल कम से कम 5 लाख 5.5 लाख मरीज़ों का एक साल में इलाज करना है, तब जाकर मुमकिन होगा कि हम हेपेटाइटिस सी को अगले आने वाले चंद सालों में ख़त्म कर सकें। अब सवाल ये है कि क्या हम सब इस चीज़ के लिए तैयार हैं? अगर हम डेंगू को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम कोविड को शिकस्त दे सकते हैं इस माशरे में, बिल्कुल, जितना हमारा ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है फैमिली फिजिशियंस का और जितनी अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जितना हमारे हेपेटाइटिस क्लिनिक्स का तकरीबन इस वक्त पूरे पंजाब में 250 के लगभग हेपेटाइटिस क्लिनिक्स मौजूद हैं। यानी आपका मतलब, उसका मतलब ये है कि आपके डोर स्टेप हेपेटाइटिस क्लिनिक मौजूद हैं। सही। तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, टीचिंग हॉस्पिटल्स में और आपके प्रिजन्स में, आपके और जो जितने भी सिस्टर हॉस्पिटल्स हैं, जो जैसे वापडा हॉस्पिटल हो गया, इस तरह के इलाकों में जो डोर स्टेप पे आपके हॉस्पिटल, आपके डोर स्टेप पे हेपेटाइटिस क्लिनिक मौजूद हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे जाना है, जाके अपना हेपेटाइटिस बी सी का टेस्ट करवाना है, अगर पॉजिटिव है तो इलाज करवाना है। मसला ये कि जिनको पता था उन्होंने इलाज करवा लिया, क्योंकि इसकी इलामात मुबहम होती हैं, इतनी वाज़ेह नहीं होती। तो कम्युनिटी में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि उनको हेपेटाइटिस बी या सी का मर्ज़ है कि नहीं। ठीक है। तो इसलिए WHO की रिकमेंडेशन है कि कम से कम साल में एक दफ़ा अपना टेस्ट लाजमन करवाएं। ठीक। तो ये तो आज के दिन का पैगाम ये लाजमी बनता है कि भी अपना टेस्ट तो करवाओ, खुदा के लिए टेस्ट करवाओ और सब टेस्ट करवाओ। टेस्ट की सहूलत आपके नज़दीकी अस्पताल में मैसर है। उसी बहाने में अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है और आपकी हीमोग्लोबिन ठीक है, तो वहाँ पे खून का अतिया भी दें। नेकी सही, नेकी करें। बिल्कुल। अच्छा, अब ये है कि अगर किसी को मर्ज़ मौजूद है तो उसका इलाज, अब इलाज की सूरत हाल ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं। पिछले साल के मैं टारगेट्स उठा के देखूँ तो उन्होंने 55,000 मरीजों का टारगेट रखा हुआ है। 2018-2019 के मैं अदाद-ओ-शुमार को देखूँ तो 2018-2019 में हम लोगों के स्टेटिस्टिक्स बहुत हेल्दी थे कि इवन पब्लिक सेक्टर में हमने तकरीबन कोई 2.25 लाख लोगों का इलाज किया, और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को मिला के हम देखें तो उस वक्त 4,25,000 लोगों का इलाज हुआ, जो कि यानी हम टारगेट पे बिल्कुल ठीक थे। फिर कहीं ना कहीं कोई गैप आया, कहीं ना कहीं कोई मसला बना, जिसकी वजह से जो एक्टिविटी बहुत अच्छी हेल्दी बनी थी 2018-2019 में, जिसका मोमेंटम स्टार्ट हुआ 2017 से, वो डिप आ गई। मेडिसिन उस वक्त पब्लिक सेक्टर में ना हुई, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि प्राइवेट सेक्टर में मेडिसिन की कीमत बहुत तेज़ी से नीचे आई, और इस हद तक नीचे आई कि ये इवन आम बंदे के लिए अफोर्डेबल बन गई। तो अगर पब्लिक सेक्टर में मोमेंटम नहीं भी है, ये पब्लिक सेक्टर में इस वक्त मेडिसिन नहीं भी है, हाँ, अगर तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल से सेक्टर अद्वियात नहीं भी मिल रही, आप खुद से खरीद के ले लें, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि पब्लिक सेक्टर में इस वक्त दोबारा रियलाइजेशन है, सेंसिटाइजेशन है कि हमने इनको डायग्नोस्टिक्स भी देने, हमने इनको ट्रीटमेंट भी मुहैया करनी है। सही। तो टारगेट है हम लोगों का साल का रफली 5.5 लाख, और उसमें अगर हम 50% भी पब्लिक सेक्टर में दे पाएँ तो उसका मतलब ये है कि आइंदा आने वाले 6-7 साल में हम डेफिनेटली हेपेटाइटिस सी को ख़त्म कर सकेंगे कम्युनिटी में। अब हेपेटाइटिस सी के मुताबिक लोगों को इंटरफ्रॉन के ज़माने में, जब टीकों का ज़माना था, तो लोगों के जहन में एक चीज़ थी कि यार ये इलाज बहुत सख्त है, कामयाबी की शरह बहुत कम है। इसके बाद में लोगों डिप्रेशन, बाद में स्किन रिएक्शन और इस तरह के मसले मसाइल बेतहाशा बनते हैं। लकीली जो इस वक्त अद्वियात अवेलेबल है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर हैं। सही। ना होने के बराबर, और कामयाबी की शरह इतनी अच्छी है कि अगर इब्तदाई स्टेज पे कोई पेशेंट आ जाए 3 महीने के इलाज के साथ, कामयाबी की शरह 95 से 96% है। और अगर किसी को स्टिफनेस भी है, यानी लिवर में सख्ती भी आ चुकी है, जिसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं, सिरोसिस कहते हैं, अगर वो 6 महीने का इलाज मुकम्मल करता है तो उसमें भी कामयाबी की शरह 94-95%, जो कि बहुत ही अच्छी है। इलाज मुकम्मल करता है तो थ्रू आउट ये 6 मंथ आपको दवाइयाँ टाइमली खानी पड़ती हैं। एग्जैक्ट, दवाई इतनी सिंपल है लेना कि दिन में एक दफ़ा, एक गोली दिन में एक दफ़ा, ठीक है, या 2 किस्म की गोली दिन में एक दफ़ा, सही, और 3 महीने से लेके 6 महीने का इलाज। सही। जब इलाज मुकम्मल हो जाए तो एहतियाती तौर पे एक दफ़ा जहाँ से आपने इलाज लिया वहाँ से जाके 3 महीने के बाद अपना PCR लाजमी करवा लें, इस चीज़ को पक्का करने के लिए कि जरासीम से आपकी जान छुटी हुई है। सही।
और जिस घर में कोई हेपेटाइटिस सी का मरीज़ मौजूद है, एक दफ़ा फिर मैं आपके प्रोग्राम की तौर से पैगाम में देना चाहूँगा कि बाकी तमाम घर वालों को अपना एक दफ़ा टेस्ट लाजमन करवाना अच्छा चाहिए। डॉक्टर साहब, आप फोकस कर रहे हैं इस बात पे, बार बार आप जोर भी दे रहे हैं कि जिस शख्स में एक मरीज घर में एक मरीज़ है, बाकी लोगों को टेस्ट कराना चाहिए। कुछ मैंने बातें सुन रखी हैं, मैं चाहूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ कि घर में आप अगर एक प्लेट में खाना नहीं खा सकते हैं, अगर आपके घर में हेपेटाइटिस का मरीज़ है, बर्तन अलहदा कर दें, नेल कटर का इस्तेमाल न करें, नाक कान छिदवाने जा रहे हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। क्या वाकई इन चीज़ों का ख्याल रखना है? देखिए, इसमें जिसमें तो ब्लड कंटेमिनेशन होती है, जैसे नाक छिदवाने वाली सुई हो गई, कान छिदवाने वाली सुई हो गई, कंघी, दांतों का ब्रश, रेजर, तौलिया, नेल कटर, ये तो वैसे भी अलग होना चाहिए, अपना अपना होना चाहिए। ठीक है। अगर आप हजाम के पास अपना हजामत बनवाने के लिए गए तो अपनी किट साथ लेके जाएं। नेल कटर घर में हर बंदे को अपना एक अलग रखना चाहिए। तो अदरवाइज अगर आप देखिए कि इकट्ठे बैठ के खाने से, इकट्ठे बैठ के पीने से, एक ही घर में रहने से, एक ही बिस्तर में लेटने से बीमारी नहीं फैलती। ठीक है। तो इस सिलसिले में लोगों का जो खौफ खदशा है वो क्लियर होना चाहिए कि बीमारी फैलती है खून और खून आलूदा चीज़ों के साथ। अगर आपके जो यूटेंसिल्स हैं अगर आप शेयर कर लेते खाने में तो उससे कोई मसला नहीं। सही। डॉक्टर साहब, एक मैसेज आपका चाहिए देखने वालों के लिए। मैसेज मेरा यही है कि हेपेटाइटिस बी और सी के मुतालिक जानिए, समझिए और इससे बचने की कोशिश कीजिए। ये पैगाम ख़ुद भी समझें, अपने घर वालों को बताइए, अपने आसपास गिरदोनुमा वालों को बताएं और ये याद रखें कि हेपेटाइटिस बी और सी का कलाकुमा हो सकता है, इससे खात्मा मुमकिन है। शर्त यह है कि हम सब मिल के इसके अगेंस्ट जद्दोजहद करें और उससे जान छुड़वाने की कोशिश करें। बिल्कुल, और सबसे पहले एहतियात करें और टेस्ट लाजमी कराएं, जिन पर आज डॉक्टर साहब ने फोकस किया जिन चीज़ों पर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन शेयर की। बहुत सारे लोग हमारे इस प्रोग्राम की वजह से इन चीज़ों की तरफ आएंगे, जिसका हमने इंतकाल खून का जिक्र किया, फिर हमने स्क्रीनिंग प्रॉपर जो है वो आपको अपनी करानी चाहिए, इस चीज़ का जिक्र किया। ये चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तभी आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया ना, नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुँचे इख्तिताम को। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।